हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आप लोगों का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ राज कॉमिक विशेषांक से। कॉमिक का नाम है कनकपुरी की राजकुमारी और ये है इस कॉमिक का टाइटल। हर कॉमिक में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, तो देखते हैं कि हमारी आज की कॉमिक में हमें क्या नया देखने को मिलने वाला है। हमारी कॉमिक का नाम है कनकपुरी की राजकुमारी। यहाँ से हमारी कॉमिक शुरू होती है। प्रिय नगरी का राजा प्रियदत्त बड़े ही मृदु स्वभाव का और कुशल शासक था। राज्य में सभी लोग उससे बेहद प्रसन्न थे। प्रियदत्त की इकलौती पुत्री का नाम कंचन बाला था। रूप में वह स्वर्ग से उतरी किसी अप्सरा से भी अधिक सुंदर थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन, सुनो रानी, राजकुमारी अब सयानी हो गई है। मुझे उसके विवाह की चिंता खाई जा रही है। तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? मेरी राय में कोई सुंदर सा राजकुमार ही उसके लिए उपयुक्त रहेगा। लेकिन पहले हमें अपनी बेटी की राय भी तो जान लेनी चाहिए कि वह कैसा पति चाहती है। अवश्य महाराज। शीघ्र ही राजकुमारी कंचनवाला को बुलवाया गया। रानी ने पूछा, तुम कैसा पति चाहती हो बेटी? राजकुमारी बोली, मगर माँ। पिताजी ने कहा, हाँ हाँ, शर्माओ नहीं। मगर पिताजी, मैं तो अभी विवाह करना ही नहीं चाहती। दोनों ने कहा, क्या? जी हाँ पिताजी, आप मेरे विवाह की चिंता करना छोड़ दें। यह मुमकिन नहीं बेटी, पुत्री हमेशा ही पराया धन होती है। हम कोई अच्छा सा वर देखकर तुम्हारा विवाह बड़ी धूमधाम से करेंगे। ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा, लेकिन मैं विवाह उसी युवक से करूंगी जिसने कनकपुरी देख रखी हो। तुम्हारे पिताजी ठीक कह रहे हैं। हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। जाओ, नगर में और दूर दूर के देशों में मुनादी करवा दो, जिसने भी कनकपुरी देखी हो वह महल में आकर हमसे राजकुमारी का हाथ मांग ले। जो आज्ञा महाराज। सब सोच में पड़ गए। कनकपुरी, तुमने कहीं सुनी है कनकपुरी? नहीं, तुमने? अवश्य ही कनकपुरी में कोई भेद छुपा है, अन्यथा महाराज इतनी बड़ी शर्त कदापि नहीं रखते। नहीं, मैंने भी नहीं सुनी। आप ठीक कहते हैं महामंत्री जी, न जाने यह कनकपुरी कहाँ होगी। अगले दिन सुबह ही नगर में मुनादी का ढोल गूंजने लगा। सुनो सुनो, राजा का ऐलान सुनो। कनकपुरी को देखने वाला पुरुष महाराज से आकर राजकुमारी का हाथ मांग ले। सभी लोग सोच में पड़ गए। कनकपुरी, आखिर यह है कहाँ? कनकपुरी का नाम तो आज पहली बार ही सुन रहा हूँ। मैं भी देश विदेश घूमा हूँ, मगर कनकपुरी? लगता है महाराज प्रियदत्त राजकुमारी को आजीवन कुंवारी ही रखना चाहते हैं। कहाँ होगी यह कनकपुरी? प्रिय नगर में ही रत्नभूषण नाम का एक स्वस्थ व जवान युवक रहता था। उसके बारे में प्रसिद्ध था कि वह जिस चीज के पीछे पड़ जाए उसे प्राप्त करके ही रहता था। यहाँ वह सोच रहा है, वाह, इस बार की यात्रा में बहुत अच्छा व्यापार हुआ। माँ सुनेगी तो फूल ही न समाएगी। और यहाँ पहुंचकर उसने आवाज लगाई, माँ। आहा बेटा, तू आ गया। हाँ माँ, और तुम्हारे आशीर्वाद से इस बार मेरा कपड़े का व्यापार भी खूब चला। जीते रहो बेटा। बस अब तो मेरी अंतिम इच्छा भी तू पूरी कर दे। कैसी इच्छा माँ? घर में एक सुंदर व सुशील बहू ले आ, उसके बाद मुझे तेरी कोई चिंता न रहेगी। ओह माँ, तुम तो बस। तूने कुछ सुना बेटा? आजकल शहर में सिर्फ कनकपुरी के ही चर्चे हैं। ओह, मैंने दूसरे शहर में भी सुना था माँ। क्या यह सच है? हाँ बेटा, मगर आज 15 दिनों बाद भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कनकपुरी देखी हो। तूने सुनी है कहीं? सुनी होती तो जाकर महाराज से राजकुमारी का हाथ ना मांग लेता। राजकुमारी बहुत भली लड़की है। काश उस जैसी ही कोई तेरी दुल्हन बनती। उस जैसी क्यों माँ? वही क्यों नहीं? ये तू क्या कह रहा है बेटे? क्या ऐसा संभव है? क्या एक राजकुमारी? हाँ माँ, अभी अभी मेरे दिमाग में एक योजना आई है। कैसी योजना है रे? मैं सोचता हूँ, जब 15 दिनों में भी किसी ने कनकपुरी को देखी हुई होने का दावा नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि कनकपुरी कहीं है ही नहीं। अगर मैं महाराज से जाकर कहूँ कि मैंने कनकपुरी देखी है, तो वे प्रसन्नता पूर्वक राजकुमारी का हाथ मेरे हाथ में दे देंगे। मगर यह तो धोखा होगा। जब कनकपुरी कहीं है ही नहीं तो इसमें धोखा कैसा माँ?
मुझे तो डर लग रहा है, कहीं महाराज को हकीकत का पता चल गया तो। तुम बेकार ही मत घबराओ माँ, बस अब दुल्हन के स्वागत की तैयारी करो। मैं अभी महाराज के पास जाता हूँ। राजमहल पहुंचकर महाराज से जाकर कहो मैंने कनकपुरी देखी है। बहुत अच्छा हुजूर। दरबार ने महल के भीतर जाकर महाराज को सूचना दी। ओह, उसे तुरंत ही सम्मान पूर्वक अतिथि कक्ष में ले आओ। जी महाराज। दरबार के जाने के पश्चात आखिर इतने दिनों के बाद कोई तो आया जिसने कनकपुरी देख रखी हो। हमें तुरंत ही अतिथि कक्ष की ओर चलना चाहिए। कहो युवक, तुम कौन हो और तुमने कनकपुरी कहाँ देखी? मेरा नाम रत्नभूषण है महाराज। कपड़े के व्यापार के सिलसिले में मैं अक्सर ही देश विदेश घूमता रहता हूँ। इसी दौरान मैंने खूबसूरत फूलों की नगरी कनकपुरी देखी। तुमने कनकपुरी में क्या क्या देखा युवक? मैंने वहाँ सुनहरी नदी देखी, ऊंचे ऊंचे पर्वत, उनसे निकलते झरने देखे और बस बस रहने दो पिताजी, इस व्यक्ति ने कनकपुरी बिल्कुल नहीं देखी। इसे धक्के देकर महल से बाहर निकाल दीजिए। इसकी ये मिजाल हमें धोखा दे। राजा की आज्ञानुसार सैनिकों ने रत्नभूषण को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। हा हा हा, बड़ा आया कनकपुरी देखने वाला। आह आज बहुत ही बेइज्जती हुई। अब क्या मुंह दिखाऊं माँ को? मगर समझ में नहीं आता राजकुमारी ने ऐसी बेतुकी शर्त रखी क्यों? क्या उसने देखी है कनकपुरी? जरूर उसने देखी होगी। कनकपुरी कहीं तो होगी। मैं इसी समय प्रण लेता हूँ कि जब तक कनकपुरी को ढूंढकर राजकुमारी को अपनी दुल्हन न बना लूंगा, माँ को अपनी मनहूस शक्ल हरगिज नहीं दिखाऊंगा। और वह कनकपुरी की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते जंगल में बनी एक कुटिया पर नजर पड़ते ही वह चौंक कर रुक गया। इस निर्जन जंगल में यह कुटिया अवश्य ही इसमें कोई रहता होगा, चलकर देखना चाहिए। कुछ देर बाद जब वह महात्मा ने अपनी ओह, यह तो कोई पहुंचे हुए महात्मा लगते हैं। मुझे इन्हीं की शरण में जाना चाहिए। कुछ देर बाद जब महात्मा ने अपनी समाधि तोड़ी तो रत्नभूषण ने उन्हें सारी कहानी कह सुनाई। अब तो आप ही का सहारा है बाबा, मेरी मदद कीजिए। हम तुम्हारे कार्य करने के दृढ़ संकल्प से प्रसन्न हुए बच्चा। परंतु कनकपुरी तो हमने भी कभी नहीं देखी। हाँ, अगर तुम राम वन जाकर केशधारी बाबा से मिलो तो वे अवश्य ही तुम्हारी मदद करेंगे। तो मुझे वहां तक पहुंचने का कोई उपयुक्त मार्ग बताएं महाराज। तो सुनो, यहाँ से 1000 कोस दूर उत्तर की ओर काले पर्वत के पीछे राम वन है, जहाँ केशधारी बाबा का निवास है। अच्छा बाबा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। और रत्नभूषण रामवन की ओर चल पड़ा। 7 दिन तक लगातार चलता हुआ वह एक भयानक जंगली जानवरों से भरे जंगल में पहुंचा। उफ, लगता है पूरा जंगल ही भयानक जंगली जानवर से भरा पड़ा है। मुझे सावधान रहना पड़ेगा। वही हुआ जिसका उसे डर था। ओह, तेंदुआ। अभी रत्नभूषण संभल भी नहीं पाया था कि तेंदुआ उस पर आक्रमण कर दिया। बेचारा गिर गया अपने घोड़े से। नीचे गिरते ही उसने तुरंत तलवार म्यान से बाहर निकाल ली और तेंदुए पर टूट पड़ा। अब तू नहीं बच सकता दुष्ट। उस खतरनाक तेंदुए को मौत के घाट उतारने के बाद वह पुनः आगे बढ़ चला। शायद वही काला पर्वत है। उसका अनुमान बिल्कुल ठीक निकला। जब वह काले पर्वत से नीचे उतरा तो उसे एक कुटिया के बाहर तपस्या में लीन बाबा केशधारी दिखाई दिए। वही है बाबा केशधारी। मेरी यात्रा सफल रही। ओम नमः शिवाय। वह बाबा केशधारी के निकट पहुंच उनकी समाधि टूटने का इंतजार करने लगा। पूरे 2 दिन पश्चात जब उन्होंने आंखें खोली, मैं तेरी भक्ति भाव से प्रसन्न हुआ बच्चा। बोल, क्या इच्छा है तेरी? मुझे कनकपुरी पहुंचने का मार्ग बताने की कृपा करें बाबा। ओह कनकपुरी, देखो बेटा, ठीक ठीक पता तो तुम्हें मैं नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुम मृदंग द्वीप के राजा से मिलो तो वह तुम्हें कनकपुरी के बारे में अवश्य ही बता देगा। यहाँ से 20 कोस दूर से कोई व्यापारियों के जहाज वहाँ जाते हैं। धन्यवाद बाबा, मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं कनकपुरी पहुँच सकूं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। केशधारी बाबा से मिलने के पश्चात जब वह बंदरगाह पहुंचा तो एक जहाज मृदंग द्वीप को प्रस्थान करने ही वाला था। रत्नभूषण ने घोड़े को वहीं विदा ली। सुनो मित्र, हमारा तुम्हारा साथ यहीं खत्म होता है।
जिंदगी शेष रही तो फिर मिलना होगा। बेचारा घोड़ा भी विदा लेता है। कुछ ही देर बाद जहाज वहां से रवाना हो गया। न जाने कभी पहुंचूंगा भी या नहीं। 3 दिन तो बड़े आराम से गुजर गए, मगर चौथे दिन एकाएक आकाश में बादल मंडराने लगे। ओह, कहीं तूफान तो नहीं आने वाला। भगवान न करे ऐसा हो। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। पाल को खोल दो मूर्खो। मगर तभी उफ, अब तो मुश्किल हो रही है। कप्तान ने जहाज को बचाने का बहुत प्रयास किया, परंतु भयानक लहरों ने जहाज को अपने आगोश में समेट लिया। पर पानी में हाथ पैर मारते रत्नभूषण को जहाज का एक टुकड़ा टूटा हुआ तख्त दिखाई पड़ा। आहा, अगर वह तख्त मेरे हाथ लग जाए तो जान बच सकती है। तभी एक ऊंचे लहर ने उसे उस तख्त के ऊपर ला पटका। उस तख्ते के सहारे वह एक अनजान मंजिल की ओर बढ़ता चला गया। तख्ते पर लेटे लेटे न जाने कब उसकी आंख लग गई। तूफान भी अब शांत हो चुका था। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसने खुद को एक बिल्कुल वीरान जगह पर पाया। यह मैं कहाँ आ पहुंचा हूँ? उफ, न जाने मेरे बाकी साथियों का क्या हुआ। इस द्वीप में घूमकर देखा जाए यहाँ कोई रहता भी है या नहीं। लेकिन तभी कुछ तो हो, कोई तो है वहाँ। शायद मैं बेकार ही भटक रहा हूँ। लगता है यह द्वीप बिल्कुल निर्जन है। और तभी कुछ आवाजें आईं। अरे, यह आवाज कैसी है? इस वृक्ष पर चढ़कर देखता हूँ। और शीघ्र ही नरभक्षी जंगली वृक्ष से उतर वह पास समुद्र की ओर भागा। मगर तब 2 जंगलियों ने उसे भागते हुए देखकर वार कर दिया। लेकिन वह बिल्कुल करीब आते हुए जंगलियों पर मौत बनकर टूट पड़ा। लो मरो। बाप रे, बाल बाल बचा, लेकिन अब इनसे निपटना ही होगा। हाय, और टूट पड़ा। वह भागकर पुनः उस तख्ते पर जा बैठा और खुद को लहरों के हवाले कर दिया। 2 दिन तक वह भूखा प्यासा ही समुद्र में भटकता रहा। कैसी विडंबना है, पानी में रहकर भी इतना प्यासा हूँ। तीसरे दिन अचानक, रोको रोको, अरे वह देखो, कोई मुसीबत का मारा लगता है। उसका जहाज डूब गया होगा और वह किसी प्रकार तख्ते की मदद से जीवित है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और इसी के साथ जहाज का रुख मोड़ दिया गया। कुछ ही देर में जहाज उसके करीब पहुंच गया। इस रस्से को थामकर ऊपर आ जाओ। और वह रस्से को थामकर ऊपर आ गया। जहाज के कर्मचारियों के पूछने पर उसने अपनी आपबीती उन्हें कह सुनाई। और फिर तो तुम बिल्कुल ठीक जगह आ पहुंचे हो। हमारा जहाज भी मृदंग द्वीप की ओर ही जा रहा है। क्या सच? हाँ, अब तुम बेफिक्र हो जाओ। मृदंग द्वीप पहुंचकर वह पूछता हुआ व्यापारियों के राजा तक जा पहुंचा और उन्हें सारी कहानी कह सुनाई। सुनने के पश्चात राजा ने कहा, वैसे तो मेरे जहाज दूर दूर तक जाते हैं, मगर आज तक मैंने कभी कनकपुरी का नाम नहीं सुना। ओह, फिर तो मेरी यह यात्रा भी बेकार गई। परेशान मत हो मुसाफिर, हमें उम्मीद है कि कल जपंग द्वीप में लग रहे आषाढ़ के मेले में अवश्य ही तुम्हें कनकपुरी का पता चल जाएगा। जपंग द्वीप का मेला? हाँ युवक, यह मेला हर साल लगता है और दूर दूर से लोग इस मेले को देखने आते हैं। हम आज शाम को ही प्रस्थान करने वाले हैं। शाम होते ही हम जपंग द्वीप कब पहुँचेंगे? कल सुबह ही मुसाफिर। वह सामने क्या है महाराज? समुद्र में उगा हुआ एक बड़का वृक्ष, उसकी शाखाएं 10 मील तक दूर फैली हुई हैं। यही नहीं, उस वृक्ष के नीचे एक भयानक भंवर भी है। अगर कोई जहाज उस ओर फंस जाए तो फिर उससे लौट आने का सवाल ही नहीं उठता। अभी उसने इतना ही कहा था कि तेज हवा चलने लगी। जहाज हमारे नियंत्रण से बाहर होकर उस भयानक भंवर की ओर बढ़ रहा है महाराज। क्या? देखते ही देखते जहाज उस वृक्ष के भयंकर भंवर में फंस गया और डूब गया। लेकिन रत्नभूषण के हाथ में उस विशाल वृक्ष की एक टहनी आ गई। राजा ने भी बहुत कोशिश की, मगर डूबने से बच ना सका। आह, मेरे कारण पहले एक जहाज डूबा, फिर दूसरा। मेरे कदम ही मनहूस है। लगता है मैं कभी भी कनकपुरी नहीं पहुंच पाऊंगा और अब इस वृक्ष पर ही मेरी भी कब्र बन जाएगी। और वह उसी वृक्ष की एक डाल पर बैठकर ऊँघने लगा। शाम को एकाएक तीव्र शोर के कारण उसकी आंख खुल गई। हे ईश्वर, इतने विशाल पंछी, अगर इन्हें मेरी गंध लग गई तो मेरी खैर नहीं। पक्षियों में बात चल रही है। जानते हो पक्षीराज, आज मैं कनकपुरी गया था। वास्तव में उससे खूबसूरत जगह मैंने आज तक नहीं देखी।
ओह, तब तो हमें वहां तक पहुंचने का रास्ता बताओ, कल हम भी वहां जाएंगे। रत्नभूषण उन पंछियों को मनुष्य की बोली बोलता देख दंग रह गया। बोलने वाला पंछी, शायद अनजाने में ही मैंने कनकपुरी पहुंचने की इच्छा पूरी होने वाली है। फिर वह बेसब्री से पक्षी राज के वहां से उड़ने का इंतजार करने लगा। रात के अंतिम प्रहर के शुरू होते ही वह पंछी जैसे ही उड़ने को तैयार हुए, रत्नभूषण पक्षी राज की टांग में चिपक गया। उस विशालकाय पक्षी के कनकपुरी की धरती पर उतरते ही रत्नभूषण फुर्ती के साथ पंक्षी से दूर हट गया और एक वृक्ष की ओट में हो गया। पंक्षी के जाने के बाद रत्नभूषण वृक्ष के पीछे से बाहर निकला। यहाँ तो कोई दिखाई ही नहीं पड़ता कि तभी धरती के मनुष्य का यक्षों की धरती कनकपुरी पर स्वागत है। तुम कौन हो मित्र? यक्षों के राजा के दूत तुम्हें लेने आए हैं। महाराज ने तुम्हें याद किया है। ओह महाराज प्रणाम, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं युवक। आज यहाँ पहुंचकर तुमने हमारी वर्षों से मृत इच्छाओं को पुनर्जीवित कर दिया है युवक। मैं समझा नहीं महाराज। सुनो बेटे, वर्षों पहले एक ऋषि के श्राप के कारण हमारी बेटी हमसे बिछड़ गई थी। तब ऋषि ने हमें बताया था कि जिस दिन कोई मनुष्य हमारे देश में कर्म रखेगा, उसी दिन हमें हमारी बेटी वापस मिल सकेगी और मुझे उसका विवाह भी उसी मनुष्य के साथ करना होगा। आज मेरे व नगरवासियों के लिए जश्न की शाम होगी। सैनिकों, जाओ सारे नगर को दुल्हन की तरह सजाओ, हर रास्ते पर फूल बिछा दो। आज हमारी बेटी हमें मिलने वाली है। जो आज्ञा महाराज। लेकिन महाराज, मैं तो अब शीघ्र ही प्रिय नगरी पहुंचना चाहता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो राजकुमारी से विवाह के पश्चात ही तुम अपने देश वापस लौट सकते हो। तब तक तुम्हें हमारे सैनिक कनकपुरी की सैर कराएंगे। जैसी आपकी इच्छा। सैनिकों, इन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट न होने पाए। आप बेफिक्र रहें महाराज। घूमते घूमते एकाएक रत्नभूषण की निगाह एक संगमरमर की मूर्ति पर पड़ी। अरे वाह, क्या बढ़िया मूर्ति है। मैं उसे करीब से देखना चाहता हूँ। क्षमा करें, उस तरफ जाने की इजाजत किसी को नहीं है, लेकिन मैं वहां जाकर रहूंगा। और वह सोच में पड़ गया। उस मूर्ति की शक्ल देखते ही वह आश्चर्यचकित हो गया। प्रिय नगर की राजकुमारी कंचनमाला की मूर्ति, और यहाँ यह क्या रहस्य है? और यह घोड़ा भी शायद राजकुमारी का ही है। जैसे जैसे ही उसने घोड़े को छुआ, वह तालाब में जा गिरा। फिर जब उसने पानी से बाहर सर निकाला, अरे जिस किसी ने भी कनकपुरी देखी हो वह राजा से मिले। अरे यह क्या है? तो क्या मैं वापस प्रिय नगरी आ पहुंचा हूँ? चलो यह भी अच्छा हुआ, वरना जब यक्षों की राजकुमारी लौट आती तो उससे शादी से इनकार करने पर न जाने मेरे साथ क्या सुलूक किया जाता। अरे रुको भाई, मैं अभी अभी कनकपुरी देख कर आ रहा हूँ, मुझे महाराज के पास ले चलो। ठीक है, चलो। राजमहल के भीतर। क्या तुम सच कह रहे हो? जी हाँ महाराज, वह कहता है कि अभी अभी कनकपुरी से ही लौटा है। जाओ, उसे तुरंत हमारे सामने हाजिर करो। जो हुक्म। रत्नभूषण को राजा के सम्मुख पेश किया गया। अरे तुम एक बार पहले भी कनकपुरी देखने का दावा कर चुके हो। लगता है बाहर की आजादी तुम्हें अच्छी नहीं लगती। इस धोखेबाज को फौरन ही कालकोठरी में डलवा दीजिए महाराज। इस दुष्ट के लिए यही सजा उपयुक्त रहेगी। मगर महाराज, मेरी बात तो सुनिए, मैंने कनकपुरी देखी है। हम कुछ सुनना नहीं चाहते। सैनिकों, इसे तुरंत पकड़कर कालकोठरी में डाल दो। मैं कालकोठरी में जाने को तैयार हूँ, मगर जाते जाते एक बार राजकुमारी जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पूछो युवक। मैं यह जानना चाहता हूँ कि कनकपुरी में तालाब के किनारे आपकी पत्थर की मूर्ति और घोड़े का क्या रहस्य है? यह सुनते ही राजकुमारी एकाएक प्रसन्न हो उठी और बोली, इसे छोड़ दीजिए पिताजी, इसने सचमुच ही कनकपुरी देख ली है। क्या? अब तुम्हें से होगा मेरा विवाह? नहीं पिताजी, इस मनुष्य के कनकपुरी देख आने के बाद अब ऋषि का श्राप भी खत्म हो चुका है। नहीं, रत्नभूषण ने कनकपुरी में जो पत्थर की सफेद मूर्ति देखी थी वही मेरा त्यागा हुआ शरीर है, जिसमें अब मुझे इस शरीर को त्याग कर पुनः प्रवेश करना है। इसीलिए मैं विवाह नहीं करना चाहती थी, पर आप ही की जिद पर मुझे यह शर्त रखनी पड़ी। मगर मैं जानती थी यह युवक उस शर्त को पूरी कर मुझे श्राप से मुक्ति दिलाएगा। अब मुझे हर हालत में लौटना ही पड़ेगा। लेकिन अब मुझे क्या करना होगा? मेरे यहाँ से जाते ही तुम मेरा नाम लेकर मुझे याद करना।
तुम खुद को कनकपुरी में पाओगे। हमारा विवाह भी अब वहीं होगा। कहने के साथ ही राजकुमारी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। बाद में राजवैद्य ने राजकुमारी की मृत्यु की पुष्टि भी कर दी और अगले ही पल रत्नभूषण ने राजकुमारी को याद किया। मुझे अपने पास बुला लो राजकुमारी। और अगले ही पल, अरे क्या यही आपकी बेटी है? हाँ। यह सब क्या चक्कर है महाराज? क्या मैं जान सकता हूँ? क्यों नहीं, दरअसल मेरी बेटी पहले बहुत चंचल थी। इसी चंचलता में आकर इसने एक बार ऋषि का अनादर कर दिया, जिसने इसे मृत्यु लोक में मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। काफी क्षमा मांगने पर ऋषि ने बताया कि इसके विवाह का समय आने पर ठीक हो जाएगा। अतः मनुष्य योनि में राजा प्रियदत्त के घर जन्म लेने के बाद जब विवाह का समय आया तो आगे तब सब कुछ जानते हो तुम। लेकिन क्या विवाह के पश्चात मुझे भी यहाँ रहना होगा? हाँ राजकुमार, और हम जानते हैं कि तुम्हारी एक माँ भी है, तुम्हें उसे भी यहीं लाना होगा। फिर कुछ दिनों बाद राजकुमार और राजकुमारी का विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया। तो देखा आप लोगों ने, अगर प्रयास किया जाए तो असंभव कार्य भी संभव तो हो यहाँ सकता पर है। हो गई ये कॉमिक खत्म। बताइए आप लोगों को ये कॉमिक जिसका नाम था कनकपुरी की राजकुमारी कैसी लगी? हर कॉमिक में कुछ ना कुछ नया पढ़ने को मिलता है। तो दोस्तों लेकर आऊंगी कोई दूसरी कॉमिक, तब तक के लिए इस कॉमिक को अगर आप लोगों ने एंजॉय किया हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि ये कॉमिक आप लोगों को कैसी लगी। और अगर अभी भी चैनल पर अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।